नमस्कार दोस्तों, नवोदय कोचिंग सेंटर में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं शैलेंद्र कुमार आपको क्लास 10th की एनसीईआरटी की बुक विषय इतिहास के बारे में यहाँ अध्ययन करने जा रहे हैं। इतिहास का दूसरा चैप्टर है। दूसरे चैप्टर में भारत में राष्ट्रवाद नामक इस चैप्टर की ये दूसरी वीडियो है। इस चैप्टर में हम बात करते हैं आंदोलन के भीतर अलग अलग धाराएं। आंदोलन के भीतर अलग अलग धाराएं की बात करेंगे। जैसे यहाँ असहयोग आंदोलन की बात की जाती है कि कैसे जो है यहाँ पे आंदोलन हुए और उनमें धाराएं कौन कौन सी। धाराओं से मतलब यहाँ था कि स्वराज की मांग जो होती है, उस स्वराज के लिए तो बहुत सारे लोगों ने संघर्ष करते हैं, लेकिन सबके लिए स्वराज का जो मतलब होता है, उसका अर्थ जो लोग समझते हैं वो अलग अलग होता है। उसके बारे में यहाँ विस्तार से हम बात करते हैं। तो यहाँ क्या होता है कि जब आंदोलन शुरू होता है तो वहाँ बहुत सारे ग्रुप के, जैसे आदिवासी हैं शामिल होते हैं, मजदूर होते हैं, बागानों के जो मजदूर होते हैं, किसान होते हैं, सब लोग शामिल होते हैं। लेकिन सब लोगों को जो स्वराज का मतलब होता है, उसके लिए जो उससे अपेक्षाएं होती हैं, वो सब अलग अलग होती हैं। इसके बारे में हम यहाँ से विस्तार से अध्ययन करते हैं। यहाँ पे क्या है कि असहयोग आंदोलन, और बात करते हैं कि असहयोग खिलाफत आंदोलन की जो है जनवरी 1921 में ये जो है स्टार्ट होता है। यहाँ पे क्या होता है कि कई धाराएं जो है यहाँ पे इसमें हिस्सा लेती हैं, कई धाराएं होती हैं और कई समूह जो है इसमें हिस्सा लेते हैं। लेकिन उसके लिए सबके लिए क्या है, अर्थ जो लगाते हैं कि आंदोलन का अलग अलग लगाते हैं। सभी ने स्वराज का जो आह्वान को तो स्वीकार किया था, और साथ साथ में क्या है, लेकिन जो स्वीकार करने के साथ साथ क्या होता है कि हम उसमें साथ तो रहेंगे, लेकिन सोचे कि एक ही टारगेट हो, सबका एक ही लक्ष्य हो, तो ऐसा नहीं था। उसमें सबके लिए तो आज़ादी ही चाहिए थे, लेकिन सब लोग उसके मायने, अपनी जो सोच थी वो अलग अलग थी। इसमें बात करते हैं, पहला है कि कहाँ पे शहरों में आंदोलन का क्या प्रभाव रहा, फिर ग्रामीण इलाकों में क्या प्रभाव रहा, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। पहले शहरों के बारे में देखेंगे कि शहर में क्या आंदोलन का प्रभाव था, फिर ग्रामीण में देखेंगे कि ग्रामीण इलाकों में क्या सिचुएशन थी। इसके बाद देखेंगे कि बागान में स्वराज का मतलब क्या था, वहां पे क्या सिचुएशन थी। इसके बारे में हम यहाँ देखते हैं विस्तार से। यहाँ देखिए शहर में क्या होता है, शहर में जब आंदोलन फैलता है तो उसमें जो शहरी आंदोलन जब शुरुआत होता है तो वहाँ पे क्या है, जो मध्यम वर्गीय होता है उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता है। उसमें वहाँ से शुरुआत होती है, कहने का मतलब मध्यम वर्ग। तो शहरी जो है, जो शहरी लोग होते हैं वहाँ मध्यम वर्ग की जो शुरुआत होती है, उसमें कौन कौन से लोग आते हैं, जो विद्यार्थी रहते हैं। विद्यार्थी क्या करते हैं, स्कूल छोड़ देते हैं, कॉलेज छोड़ देते हैं, और जो हेडमास्टर होते हैं, जो पढ़ाने वाले टीचर होते हैं, वो लोग भी क्या होते हैं, सरकारी विद्यालयों में जाना बंद कर देते हैं, इस्तीफा दे देते हैं। इसके साथ साथ जो वकील होते हैं वो लोग भी क्या करते हैं, अदालतें छोड़ देते हैं, उसका बहिष्कार करते हैं। इस तरह की चीज़ें वहाँ पे देखने को मिलती, कहाँ पे, शहरी इलाकों में। इसके साथ साथ क्या होता है कि जो परिषद का चुनाव होता है, उसमें परिषद का चुनाव होने वाला होता है, उसका भी बहिष्कार कर देते हैं कि परिषद का चुनाव को हम नहीं स्वीकार करेंगे। बहुत सारे इलाकों में तो परिषद का जो है चुनाव जो है बहिष्कार कर दिया जाता है, लेकिन मद्रास में क्या होता है कि वहाँ पे उसका समर्थन किया जाता है। किसका, परिषद चुनाव का। परिषद चुनाव जो वहाँ जो है सपोर्ट क्यों करते हैं, क्योंकि वहाँ जो पार्टी बनाई जाती हो गैर ब्राह्मणों द्वारा, जो है एक जस्टिस पार्टी नामक जो है पार्टी बनाई जाती है। वहाँ पे क्या होता है कि लोगों के मायने रहते हैं कि जो पहले जो है ब्राह्मणों को जो अधिकार रहते थे, वो जो इस पे जो है विशेष अधिकार रहते थे, वहाँ क्या था कि वो उनको जो है सबको बराबर जो है बराबर उसमें सबको अधिकार मिल सके। जिसकी वजह से क्या था कि ये जस्टिस पार्टी के लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं कि उसका जो है परिषद चुनाव का जो है समर्थन करते हैं। ये मद्रास के अलावा लगभग हर जगह जो है इसका जो है समर्थन नहीं मिल पाता, लेकिन मद्रास में इसको समर्थन मिल पाता है। रीजन वही रहता है कि लोग चाहते हैं कि सबके बराबर कम से कम चुनाव से अधिकार तो मिल जाएंगे जो ब्राह्मणों को मिलते हैं, क्योंकि उस समय भी बहुत सारी सिचुएशन थी कि जो कि भेदभाव और सारी चीज़ों से परेशान थे। इस तरह जो है वहाँ पे चुनाव का समर्थन करते हैं। आगे देखते हैं कि यहाँ पे क्या होता है, जो आर्थिक मोर्चों पे क्या जो वहाँ घटना घटती है, वहाँ पे भी क्या होता है, और भी नाटकीय ढंग से वहाँ पे देखने को मिलता है कि आर्थिक मोर्चों पे क्या सिचुएशन होती है। वहाँ पे आर्थिक सिचुएशन में क्या होता है कि जो विदेशी कपड़े होते हैं आयात किए जाते थे, उनकी जो है उनमें गिरावट आ जाती है। साथ साथ लोग जो है विदेशी कपड़ों का बहिष्कार करने लगते हैं, और साथ साथ क्या होता है कि बहुत सारे जगह गलियों में घूम घूम कर लोग जो है कपड़ों की होली जलाने लगते हैं। और इससे क्या होता है कि जो विदेशी आयातित कपड़ा रहता था वो क्या होता है कि उसकी मांग में गिरावट आने लगती है। तो जो व्यापारी होते हैं उसको खरीदने से इनकार करने लगते हैं, क्योंकि लोग ही नहीं खरीदेंगे तो व्यापारी क्या उसको आयात करें। इसके वजह से क्या होता है कि जो ब्रिटेन से कपड़े आते थे, जो वो उनमें जो है मांग कम हो जाती है, जिसके वजह से उनमें लगभग जो है 50% लगभग आधा उनकी आयात जो होती है 1921 से और 22 की बात करते हैं, 1921 और 1922 के बीच में आयात कपड़ों का आधा हो जाता है। और साथ साथ में क्या होता है कि ये जो 102 करोड़ जो है उसमें जो है उसमें देखते हैं जो 102 करोड़ का आयात होता था वो सिर्फ 57 करोड़ में रह जाता है कपड़ों का आयात। तो
इससे क्या होता है, जो भारतीय कपड़े के जो भारतीय कपड़ा मिल थी उनको क्या है सपोर्ट मिल जाता है, और क्या होता है लोग ज़्यादा से ज़्यादा वो खादी पहनने का जो है प्रेरित किया जाता है कि लोग खादी पहने। खादी पहनने से क्या होगा कि सारे यहाँ के जो लोगों का है रोजगार भी मिलेगा, और इसके साथ साथ क्या होगा कि उनको जो है ब्रिटेन का जो यहाँ का पैसा ब्रिटेन जा रहा है वो पैसे में कमी आएगी। इस जो है ये सोच से वो लोग क्या करते हैं, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार करते हैं। साथ साथ यहाँ पे क्या होता है कि अब हथकरघों का और भारतीय कपड़ा जो मिल होती हैं उनको सपोर्ट मिलता है और उत्पादन उनका बढ़ने लगता है। इस तरह की सिचुएशन होती है। आगे क्या होता है कि कुछ समय तक तो ये चलता रहता है, कपड़ों का बहिष्कार होता है, और लोग जो है विद्यार्थी वहाँ पे जो है बहिष्कार कर देते हैं। स्कूल कॉलेजों जो सरकारी मास्टर होते हैं, वो भी हेड मास्टर होते हैं, वो स्कूल इस्तीफा देते हैं, मतलब नहीं जाते तो विरोध करते हैं। लेकिन जो वकील होते हैं वो भी क्या है अदालतों को बहिष्कार कर देते हैं। लेकिन कुछ समय क्या बात घटती है कि लोगों के पास और कुछ जो है अवसर न होने की वजह से और सारी चीज़ों की वजह से वो क्या होते हैं वापस पुनः लौटने लगते हैं। जैसे हम यहाँ बात करते हैं, जो गरीब लोग होते हैं वो भारतीय जो यानी कि यहाँ से जो सूती कपड़े बनाए जाते थे, जो मिल के कपड़े बनाए जाते थे तो बहुत सस्ते होते थे। जो भारतीय कपड़े बनाए जाते थे वो उसकी तुलना में बहुत महंगे होते थे, जिसके वजह से जो गरीब वर्ग थे वो कपड़े की यानी बहुत ज़्यादा जो है पैसा ना दे पाने के कारण सक्षम नहीं थे कि वो भारतीय कपड़ों को पहन सके, जिसके वजह से वो मजबूरन उनको जो है विदेशी कपड़ों की जो है पहनने पर उनको यानी कि पहनने की उनकी मजबूरी थी, जिसे वो पहनते थे। इस तरह की दिक्कतें देखने को मिली। और साथ साथ में क्या हुआ कि जो वैकल्पिक संस्थान थे उनमें भी जो बनने की जो प्रक्रिया थी बहुत धीमी थी, कि अगर जो विद्यार्थी हैं अंग्रेजों के जो बनाए जो सिस्टम है उसको बदल दें या कुछ दूसरा आ जाए, तो ऐसा कोई तुरंत तत्काल कोई था नहीं, जिसके वजह से कुछ समय बाद वो लोग पुनः वापस जाने लगे, और जो मास्टर थे सरकारी मास्टर थे वो पुनः स्कूल जाने लगे, विद्यार्थी भी जुड़ गए उसी तरह। और इसके साथ साथ जो वकील जो बहिष्कार किए थे अदालतों को वो भी अदालत में दिखाई देने लगे। इसके साथ साथ क्या होता है ये तो हम देख लिए कि कैसा जो है उसमें जो है शहरों इलाकों में हुआ कि उनका जो है प्रभाव क्या पड़ा है आंदोलन का। अब इसके साथ साथ देखते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ, ग्रामीण इलाकों में क्या प्रभाव पड़ा। ग्रामीण इलाकों में क्या प्रभाव पड़ता है कि ग्रामीण इलाकों में विद्रोह, ये हेडिंग है उसके बाद की। इसमें क्या होता है कि जो असहयोग आंदोलन है वो शहर के बाद धीरे धीरे अब देहात में फैलने लगता है। देहातों में क्या होता है कि जो किसान होते हैं और आदिवासी होते हैं, इस आंदोलन में जो किसानों के पहले से जो जैसे परेशान थे, जो किसान थे और आदिवासी थे उनके जो परेशान थे उनके भी आंदोलन इसमें शामिल हो जाते हैं। मतलब कि वो भी आंदोलन में शामिल होने के बाद यहाँ पे क्या घटती है कि बहुत सारे यहाँ पे आदिवासी भी जब जैसे देखते हैं कि किसानों के बहुत सारे जो है आंदोलन चल रहे थे, आदिवासियों के अपनी अपनी डिमांड पहले से भी चल रही थी। लेकिन जब असहयोग आता है तो क्या होता है, असहयोग आंदोलन में वो लोग भी उनका आंदोलन उसी में शामिल हो जाता है, जिसके वजह से क्या होता है कि एक नया रूप आ जाता है उनके आंदोलन में। और इसके साथ साथ क्या होता है कि जो यहाँ पे एक चीज देखने को और मिलता है कि जो अवध का एक सन्यासी जो है सन्यासी बाबा रामचंद थे, वो क्या कर रहे थे, ये सन्यासी बाबा रामचंद जो है अवध के जो किसानों का नेतृत्व कर रहे थे, वो जो है पहले गिरमिटिया मजदूर थे। ये अवध के जो है सन्यासी बाबा रामचंद जो थे वो क्या थे कि गिरमिटिया मजदूर थे। ये किसानों के जो है आंदोलन को नेतृत्व कर रहे थे अवध में। और इसके साथ साथ क्या होता है कि गिरमिटिया मजदूर ये थे पहले। गिरमिटिया जो मजदूर थे उनको गिरमिटिया क्यों कहा जाने लगा, क्योंकि फिजी और गयाना और वेस्ट इंडीज में जो पहले से यहाँ जो औपनिवेशिक जो है जगह थी ब्रिटेन की, वहाँ पे भारतीय मजदूरों को ले जाया गया और वहाँ पे कुछ अनुबंध के तहत उनको एग्रीमेंट के तहत वहाँ पे काम करने के लिए ले जाता था, फिर उनको वापस लाए। लेकिन वहाँ पे क्या होता था कि एग्रीमेंट जो होता था उसको जो मजदूर रहते थे वो क्या कहने लगे, गिरमिट कहने लगे। वही बाद में मजदूरों को गिरमिटिया मजदूर कहा जाने लगा। इसके बाद बात करते हैं कि जो ये बाबा रामचंद थे या ये जो है किसके खिलाफ, जो इनका किसानों का आंदोलन था वो किसके खिलाफ था, यहाँ जानने की सबसे बड़ी जरूरत है कि यानी कि किसानों का आंदोलन किनके खिलाफ था। ये क्या कर रहे थे, तालुकदार और जमींदारों के खिलाफ बहुत जो है इनका जो है विरोध था, क्योंकि ये जो है बहुत ज्यादा लगान वसूल कर रहे थे, जिसके वजह से उनका मांग थी कि लगान कम किए जाए या लगान की वजह से परेशान थे। और इसके साथ साथ क्या थे, जो उनकी पट्टे पे उनको जमीन मिलती थी जमींदारों के द्वारा, वो समय समय पे तुरंत उनको बदल दी जाती थी, जिससे कि वो अपना ये ना समझ सके कि ये हमारी जमीन है या हमारा इसमें अधिकार है। क्यों, क्योंकि आज जैसे कि कुछ समय पर एक खेत पे करते थे खेती, फिर दूसरे उनके पट्टे में दूसरे बदल दे जाते थे, पट्टे कहने बार बार। तो इस तरह सारी दिक्कतें थी। साथ साथ में किसान और किस चीज से परेशान थे, बेगारी से परेशान थे। मतलब उनसे बेगार भी कराया जाता था। बेगार क्या होता, मतलब कि बिना पैसे के उनसे जबरदस्ती काम करवाया जाता, उनसे जो है फ्री में।
इस तरह को यानी बेकारी से भी लोग परेशान थे। तो इस तरह की बहुत सारी दिक्कतें थी ग्रामीण इलाकों में, जिससे किसान भी विरोध कर रहे थे। साथ साथ में क्या होता है कि जो पंचायतें होती हैं वो पंचायतों को क्या करती हैं कि जो जमींदारों को नाई और धोबी जैसी सुविधाओं जो मिलती थी उनको भी क्या नाई और धोबी बंद के नाम से एक फैसला लेते हैं और उसको चाहते हैं कि इस तरह की जो सुविधाएं होती हैं वो जमींदारों को ना मिले, जिससे कि वो समझ परेशान हो। और इसके साथ साथ क्या होता है, जून 1922 में जवाहरलाल नेहरू अवध का दौरा करते हैं और इसके साथ क्या होता है कि जून 1920 में देखेंगे कि जवाहरलाल नेहरू और अवध के जो दौरा करते हैं उसमें क्या होता है, ये रामचंद्र और जो है अन्य लोग जो है मिलके क्या करते हैं, किसान सभा का गठन करते हैं। किसान सभा का गठन करने के बाद क्या होता है, उनके महीनों भर में देखेंगे कि लगभग 300 से ज्यादा वहां पे ऐसे जो है उनके जो है शाखाएं बन जाती हैं। इससे बहुत सारे लोग उसमें शामिल हो जाते हैं और जो आंदोलन का रूप उनका क्या होता है कि अगले साल क्या होता है, इसमें देखेंगे कि एक महीने में 300 जब शाखाएं बन जाती, स्वाभाविक सी बात है बहुत सारे लोग उसमें जुड़ गए होंगे। इसके बाद क्या होता है, अगले ही साल क्या होता है कि अब यहाँ 1920 की बात कर रहे हैं कि ये किसान सभा गठन हुआ। अगले ही साल क्या होता है 1921 में क्या होता है, किसान आंदोलन जो है होता है क्या, असहयोग आंदोलन में शामिल हो जाते हैं। क्योंकि असहयोग कब हुआ, 1921 में। इसके बाद तो क्या करते हैं कि 1921 में असहयोग आंदोलन होता है। किसान सभा गठन कब होता है, 1920 में होता है। तो इसके बाद क्या है कि यहाँ देखते हैं कि जब ये किसान सभा गठन हो जाता है, बाद में यही सब किसमें शामिल हो जाते हैं, असहयोग आंदोलन में। और असहयोग आंदोलन में क्या होता है कि किसान जो है आंदोलित होते हैं, लेकिन ये असहयोग आंदोलन में जब शामिल होते हैं तो इससे जो कांग्रेसी रहते हैं या कांग्रेस के सदस्य लोग होते हैं वो इस आंदोलन से खुश नहीं होते, किसानों के आंदोलन से। उसका कारण रहता है कि ये जो किसान आंदोलन होता है ये बाद में हिंसक रूप ले लेता है, जिससे क्या होता है कि 1921 में जो तालुकदार होते हैं, जब यह असहयोग आंदोलन शुरू होता है तो तालुकदार और व्यापारी जो होते हैं इनके मकानों पे हमला होने लगता है। साथ साथ पे बाजारों में क्या होता है कि लूटपाट शुरू हो जाती है। और इसके साथ क्या शुरू हो जाता है कि अनाज के जो गोदाम होते हैं वहां पे ये लोग किसान कब्जा कर लेते हैं। इस तरह की सारी दिक्कतें होती हैं जो कि हिंसा के रूप में आ जाता है। और ये जो है कांग्रेसी नहीं चाह रहे थे कि वो अहिंसा के मार्ग से, पहले चाह रहे थे कि इसको असहयोग के द्वारा अंग्रेजों से मुक्ति मिल सके, आज़ादी मिल सके। फिर क्या होता है कि स्थानीय जो नेता थे वो वहां पे सिचुएशन क्यों होती है, क्यों हमला करते हैं, क्यों जो है ये लोग जो है बाजारों पे लूट मार शुरू होती है। रीजन ये होता है जो स्थानीय नेता होते हैं वो क्या है, किसानों को समझा रहे थे कि जो गांधी जी हैं वो क्या किए थे, ऐलान किए हैं कि जो लगाने हैं उनको लगाने ना दी जाए। मतलब कि स्थानीय जो नेता थे उनको भड़का रहे थे कि लगाने ना दी जाए। और साथ साथ क्या है कि जो जमीनें हैं वो गरीबों में बांट दी जाएगी, इस तरह की बात भी उनको बताया गया। जिसके वजह से वो लोग क्या सोच रहे थे कि जो गांधी जी का नाम लेकर वो लोग आंदोलन कर रहे थे और ये समझ रहे थे कि उनके द्वारा की गई कार्रवाई जो है और उनके जो आकांक्षाएं हैं वो गांधी जी के विचार के अनुसार सही है, ऐसा वो लोग सोच रहे थे। कौन, किसान। ये तो रही घटना किसानों की। यहाँ पे अब बात करते हैं आदिवासी क्या होते हैं। आदिवासी किसानों ने क्या किया था, महात्मा गांधी के संदेश व स्वराज को अलग मतलब निकाला। कैसे, जो किसान तो क्या है तालुकदारों से परेशान थे, जमींदारों से परेशान, आदिवासियों की क्या समस्या थी, आदिवासी क्या किए थे, आदिवासी किसानों ने महात्मा गांधी के संदेश को क्या समझा, संदेश व स्वराज का जो है अलग मतलब निकाला। किस तरह का अलग मतलब निकाला, वो क्या किए कि आंध्र प्रदेश की जो गुडिम पहाड़ियां थे 1920 के दशक में यहाँ पे क्या है उग्र गुरिल्ला आंदोलन शुरू हो जाता है। वो लोग चाह रहे थे, जो यहाँ की अलग मतलब कैसे निकाले थे गांधी जी के विचारों से, ये लोग आदिवासी क्या चाह रहे थे कि जो इन जंगलों में पाबंदी लगाई गई है, जो रुकावट हुई वो सही हो सके या उनको पहले जैसे आज़ादी मिल सके आदिवासियों को। क्यों, क्योंकि इनको जंगलों में जाने से पाबंदी लग गई थी, ये जो लकड़ियाँ इकट्ठा करते थे। इस तरह से कांग्रेसी सरकार ये जो है गुरिल्ला जो आंदोलन शुरू कर दिए थे आदिवासी, इसको जो है समर्थक नहीं चाह नहीं रहे थे कि ये ऐसा हो, स्वीकार नहीं किए थे। लेकिन जो अंग्रेजी सरकार थी ये की क्या थी, आदिवासियों को जंगलों में पाबंदी लगा दी थी। ना तो वो क्या है, ना तो वहाँ पे मवेशी चरा सकते थे जंगलों पे, ना तो जंगलों से अपनी जो है जलावन के लिए लकड़ी ले सकते थे, ना तो जो फल इकट्ठा कर सकते थे, जो गिरे हुए फल है उनको भी नहीं इकट्ठा कर सकते। मतलब ये था कि उनको लग रहा था कि जो उनके परंपरागत अधिकार थे उनको छीना जा रहा है, जिसके वजह से आदिवासी भी आंदोलन में क्या हुआ, एक उग्र रूप में शामिल हुए। और ये क्या हुआ कि इसके साथ साथ इनके साथ और क्या दिक्कतें थी, जो जंगलों में या कई जगह पे जो सड़कें निर्माण चल रही थी वहां पे इनसे जबरन काम करवाया जा रहा था और सड़क निर्माण में के लिए इनको
बेकार कराया जाता था, मतलब कि इनको फ्री में इनको जबरदस्ती काम करवाते और इनके उसके बदले इनको ना पैसा देते ना कोई उस तरह की चीजें। तो जिसके वजह से क्या हुआ कि ये लोग जो है उग्र गुरिल्ला आंदोलन के रूप में शामिल होते हैं और बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। इसके बाद बात करते हैं जो मजदूर थे उनकी बगावत क्यों होती है, उसके बारे में क्या होता है कि अल्लूरी सीता जो मजदूर बगावत होती है उसमें क्या है, अल्लूरी सीताराम राजू नामक जो है व्यक्ति क्या होते हैं, इसका नेतृत्व करते हैं जो मजदूरों का। और यहाँ पे क्या होता है कि इनको माना जाता था इनके पास विशेष शक्तियां हैं, ये विशेष शक्तियां इनको माना जाता था इनके पास ये ईश्वर का अवतार है। और इसके साथ साथ इनको माना जाता था ये एक सटीक जो है खगोली जो है जानकारी दे सकते हैं। इसके साथ साथ क्या माना जाता है कि अगर इनको गोली मारा जाए तो गोली के असर नहीं होगा। साथ साथ माना जाता था ये जो है किसी को स्वस्थ कर सकते हैं। इस तरह के इनके बारे में लोगों को, विद्रोहियों को इनके बारे में विचार थे और ये विद्रोहियों का नेतृत्व कर रहे थे। इसके साथ क्या है, ये महात्मा गांधी के गुणगान भी गाते थे। और साथ साथ इन्होंने कई सुधार क्या किए कि ये जो है खादी को जो है सपोर्ट किए, खादी लोग पहने और साथ साथ में लोग शराब छोड़ दे। इस तरह के भी इन्होंने विचार लोगों को दिए जिससे कि लोग सुधर सकें। और इसके साथ साथ क्या हुआ कि जो गुडिम विद्रोहियों ने क्या किया था, पुलिस पे, थाने पे हमला कर दिया था। और इसके साथ क्या हुआ, जो ब्रिटिश अधिकारी थे उनको मारने की कोशिश की गई थी। फिर क्या होता है कि ये जो है गुरिल्ला युद्ध जो है, जो अल्लूरी सीताराम राजू होते हैं, ये गुरिल्ला युद्ध आगे ले जाते हैं और ये जब तक जिंदा रहते हैं गुरिल्ला युद्ध चलाते रहते हैं, अल्लूरी सीताराम भी। और इसके साथ साथ क्या होता है कि लोगों को ये जो है बीच में लोग नायक बन चुके होते हैं, लेकिन इनको होता क्या है 1924 में इनको अल्लूरी सीताराम राजू को फांसी दे दी जाती है। ये तो रहा क्या ग्रामीण इलाकों का सिचुएशन। अब आगे आते हैं हम बगानों में क्या सिचुएशन होती है। बगानों में ये होता है कि जो महात्मा गांधी के विचार होते हैं, स्वराज की अवधारणा होती है, मजदूरों की भी अपनी अपनी समझ रहती है। और साथ में क्या होता है, मजदूर जो बगानी मजदूर होते हैं वो क्या है, आज़ादी का मतलब क्या समझते हैं कि जो उनको बगान के अंदर चार दीवारियों के अंदर उनको अंदर रखा जाता था, उससे उनको आज़ादी मिल सकेगी, यानी आने जाने को उनको छूट चाहिए थी। और इसके साथ साथ क्या हुआ, उनको गांव को संपर्क चाहिए था, यानी गांव से संपर्क बना रहे, इस मांग के सोच में वो लोग भी उसमें शामिल हो जाते हैं। और क्योंकि उनको बंद रखा जाता था एक ही जगह। 1859 के इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट, ये एक एक्ट था इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट। इसके तहत जो है मजदूर को क्या है, बगानों से इजाजत नहीं होती थी कि बिना पूछे वो बाहर जा सके, और उनको शायद ही कभी उनको इजाजत मिलती थी बाहर जाने की, नहीं, हमेशा वहीं रखा जाता था। इसके साथ क्या होता था कि उनको वो भी असहयोग आंदोलन में, जब वो असहयोग आंदोलन के बारे में सुनते हैं तो वो भी उसमें कूद पड़ते हैं, यानी शामिल हो जाते हैं। और क्या होता है, हजारों की संख्या में आ जाते हैं। और इसके साथ क्या होता है, अधिकारियों की अवहेलना करने लगते हैं और क्या करते हैं, बगानों को छोड़कर अपने घर की तरफ चल पड़ते हैं। लेकिन होता क्या है कि उन्हें लगा कि गांधी राज आ रहा है, अब जो है हम बगानों से मुक्त हो सकते हैं। और क्या होता है कि वो सोचते हैं कि गांव में उनको जमीनें मिल सकेंगी, जिसकी वजह से क्या होता है कि गांव में सोचते हैं कि उनको जमीनें मिल जाएंगी, लेकिन उनका जो है सपना पूरा नहीं हो पाता, वो अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाते, वो उनको रास्तों में ही रुकना पड़ जाता है। सिचुएशन क्या होती है कि उन्हें रेलवे और स्टीमरों की क्या होती है, हड़ताल चल रही होती है, जिसकी वजह से वो अपने घर नहीं पहुंच पाते और रास्ते में फंस जाते हैं और पुलिस उनको पकड़ लेती है और फिर क्या करती है, बुरी तरह उनको पीटती है। इसके साथ क्या होता है कि इन स्थानीय आंदोलनों की अपेक्षाएं क्या होती, इन स्थानीय आंदोलन की अपेक्षाओं और दृष्टियों को क्या होता है, कांग्रेस के कार्यक्रम में शामिल नहीं किया गया था कि ऐसा ये लोग करें और ऐसा हो। सब ने क्या किया था, स्वराज का मतलब सब लोगों ने अपना अलग अलग समझा था और निकाल लिए थे, और लोगों ने समझा था कि उनकी सारी मुसीबतें दूर हो जाएंगी, इसलिए वो पूरे जी जान से असहयोग आंदोलन में शामिल हुए थे। और इसके साथ साथ क्या हुआ था कि जो आदिवासी थे ये सोचे थे कि जब असहयोग आंदोलन खत्म होगा तो उनकी मुसीबतें खत्म हो जाएंगी असहयोग आंदोलन में, इसलिए सब लोग शामिल हुए। और क्या था, आदिवासियों ने महात्मा गांधी के नाम से नारा लेकर लगाते थे और चलते थे। वो लोग क्या करते थे, स्वतंत्र भारत की हुंकार भरी थी। ये तो देखा जाए कि क्या होता है कि आदिवासियों ने पूरी तरह से जी जान से शामिल हुए थे। वो स्वतंत्र भारत की जो है उसमें एक हिसाब से अखिल भारतीय आंदोलन के जो भावनात्मक रूप से जुड़े थे, देखा जाए तो वो स्थानीय रूप नहीं रहा। कहने का मतलब क्या था कि वो क्या करते थे कि देखा जाए तो वो स्थानीय नहीं रहा, वो बहुत ज़्यादा व्यापक रूप से फैला। और इसके साथ क्या हुआ कि महात्मा गांधी के नाम से वो क्या है काम करते थे और अपने सारे जो है अपने जो है उसमें कांग्रेस से जोड़कर अपने आप को देखते थे। मतलब आदिवासी भी असहयोग आंदोलन में शामिल हुआ और वो सोचते थे कि हम भी कांग्रेस के सदस्य हैं, हम भी उसके एक मेंबर हैं, उस रूप में अपने आप को मानते थे। और वास्तव में देखा जाए तो असहयोग आंदोलन के भी एक अंग बन चुके थे, वो लोग भी शामिल थे, उनका भी सपोर्ट था। जो
उनके इलाके तक नहीं शामिल था, वो व्यापक रूप में शामिल था। कहने का मतलब आदिवासियों का भी बहुत बड़ा असहयोग आंदोलन में योगदान था। क्यों? क्योंकि देखा जाए तो ऊपर कौन, ये जैसे विद्यार्थी हैं, स्कूल है, कॉलेज, हेडमास्टर और बारिश, ये वर्ग भी परेशान था। किसानों में आएंगे तो किसान भी ताल्लुकदारों से परेशान, जमींदारों से परेशान थे, क्योंकि उनके पट्टे पर जमीन उनको मिलती थी, लगान बहुत ज़्यादा लेते थे। दूसरी बात यहाँ आते हैं, आदिवासियों को क्या था, उनको जो पारंपरिक अधिकार होते हैं उससे भी वो वंचित हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको ना तो जंगलों में जाने दिया जाता है, ना तो उनको जो है लकड़ियाँ इकट्ठे करने पड़े, ना तो मवेशी चरा सकते थे। मतलब कि उनके बेरोजगार हो जाते हैं, उनको खाने पीने यानी रोजी रोटी की उनकी छिन जाती है। क्योंकि आदिवासियों को रोजी रोटी क्या होते हैं, अब वो पूरे तरह वो डिपेंड होते हैं वन में, क्योंकि वन से ही उनको सारी चीज़ें मिलती है, वन ही उनका आवास रहता है, वन से ही उनको भोजन मिलता है, वन से उनका रोजगार चलता है। जो जंगलों की चीज़ें होती हैं उसको बाजारों में बेचते हैं। इस तरह देखें तो सब लोग परेशान थे, सबकी अलग अलग मांग थी। आदिवासी चाहते थे उनको जंगल जैसे पहले रहते तो वैसे रह सकें, किसान चाहते थे उनकी ज़मीनों पर जो है मिल जाए, उनकी खुद की ज़मीन मिल जाए, बागान के मजदूर चाहते थे उनको बागानों से छुट्टी मिल सके, गिरमिटिया मजदूर जो है उस तरह की जो सिचुएशन में फंसे उस तरह ना हो। तो इस तरह शायद देखेंगे कि इसमें कौन कौन से देखेंगे कि अलूरी सीताराम, बाबा रामचंद, इस तरह के लोग जो है इसमें बढ़ चढ़ के लोगों ने हिस्सा लिया और बहुत सारे लोगों ने सपोर्ट किया। यहाँ तो ये भारत में राष्ट्रवाद की बात करते हैं कि इसके आगे की यहाँ तक की जो बात हुई, इसके आगे की बात होगी सविनय अवज्ञा की। और ये जो है इस पार्ट के तीसरे पार्ट में आपको हम पढ़ाएंगे। उम्मीद करते हैं ये हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड शेयर करिए। थैंक यू।